नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर एजुकेशन में। दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पे आज सभी स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए हैं और जिनको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेना है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ मैं आज इस वीडियो में आपके सामने आया हूँ। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में जाने वाले हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। हालांकि इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आज हम लोग डिटेल में इस पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं। और जाहिर सी बात है कि जिन्हें एडमिशन लेना है और ख़ासकर जिन्हें ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, वो स्टूडेंट एकदम नए हैं, उन्हें इन सब प्रोसीजर के बारे में नहीं पता है। तो आज हम लोग उनकी सुविधा के लिए इस वीडियो में बात करेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। तो देखिए, अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम entrance.mgkp.online पर जाना है। और वहाँ पर जाने के बाद आपने अगर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र सत्यापन की स्थिति देखने के लिए क्लिक करें। तो जब इस पर क्लिक करेंगे आप, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने ये खुल गया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाएगा और उसे डालने के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पोर्टल खुल जाएगा और वहाँ से एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा जो कि कुछ इस तरह दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब आप उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से जो आपके सामने पेज खुलेगा वो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट है, उनका आप देख सकते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का यह जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस का यह जो है जो पेज है ये डाउनलोड हुआ है और इस पेज को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आप देखिए यहाँ पर इस तरह से पेज खुलेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाइड, यानी इनके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो इन्होंने अपलोड किया था उन सब चीज़ों को वेरीफाई कर लिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए पॉलिटिकल एससी कैटेगरी के हैं, तो इन्होंने एससी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड किया हुआ था, साथ ही इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया था और अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी अपलोड किया हुआ था। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, इन्होंने अपलोड किया है और ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। और इन्हें जो है अब ये वेरिफिकेशन के टाइम जब फिज़िकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, तो ये सभी डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेकर जाना है और वेरिफिकेशन कराना है। तो जब आप अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करेंगे तो आपके सामने भी कुछ इस तरह का पेज खुलेगा और इस पेज को आपको डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। यह प्रिंट आउट लेकर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कैंपस में यह पेज भी लेकर जाना पड़ेगा। इसके साथ ही कुछ और भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिन्हें आपको लेकर जाना है, मैं उसे भी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसी तरह के इम्पॉर्टेंट और जो भी आपके लिए ज़रूरी वीडियो हैं मैं उसे बनाता रहता हूं ताकि आपको कोई भी असुविधा न हो। तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो देखिए इस तरह का जब आपके सामने पेज डाउनलोड हो जाएगा तो इस पेज को डाउनलोड करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा और इस पेज को भी आप फिजिकल वेरिफिकेशन के समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर यह पेज भी लेकर जाइएगा, इसका प्रिंट आउट लेकर जाइएगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड के सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट का स्टेटस भी देख सकते हैं जैसे मैंने अभी दिखाया, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो आप यहाँ से जो है डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड किया है उसका आप डिटेल चेक कर सकते हैं और उसका रीप्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपको जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में जो अभी मैंने आपको पेज दिखाया वो पेज लेकर जाना है और उसी पेज को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे अगर हम लोग बात करें कि अब यहाँ पर देखिए डिटेल में दिया हुआ है कि भौतिक काउंसलिंग संबंधी आवश्यक निर्देश। तो आइए हम लोग इन निर्देशों को पढ़ लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करेंगे। तो
यह आपके सामने जो है भौतिक काउंसलिंग संबंधी आवश्यक निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और इस पेज पर आप पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से आपको जो आपका जो भौतिक काउंसलिंग है वो होगा। भौतिक काउंसलिंग का मतलब जो फिजिकल काउंसलिंग है, जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक सेट छाया प्रति का भी लेकर जाना है। यानी कि आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तो लेकर ही जाने हैं, उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी आपको लेकर जानी है। एक सेट यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनका पूरा एक सेट बना लीजिएगा और उसे अपने काउंसलिंग वाले डेट यानी जिस दिन आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काउंसलिंग होगा उस दिन आपको यह डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। साथ ही साथ अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए यदि कोई आपने अहर्कारी परीक्षा की ऑनलाइन प्रति अपलोड की है तो भौतिक काउंसलिंग के समय आपको ऑनलाइन प्रमाण पत्र को प्रिंट करके एवं अपने विद्यालय कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा सत्यापित कराकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया है जो कि अभी इंटरनेट पर ही उसका जो प्रति अवेलेबल था, अभी उसका जो है कोई फिजिकल आपको रिजल्ट नहीं मिला हुआ है, तो जो इंटरनेट कॉपी है उस इंटरनेट कॉपी को निकाल लीजिएगा और अपने कॉलेज से उस पर मुहर मरवाकर और प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवा के वेरीफाई करवा लीजिएगा और फिर वही डॉक्यूमेंट आप काउंसलिंग के टाइम पर लेकर जाइएगा। अच्छा, आगे अगर हम लोग बात करें कि आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। यानी जो उत्तर प्रदेश के हैं केवल उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी हैं, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार के भी विद्यार्थी इसमें अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों को जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर बात करें आरक्षण में, आप अगर अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं तो आपको जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह जो है आपका लेटेस्ट होना चाहिए। वैसे तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है 3 साल के वैलिड होता है, तो अगर आपका 3 साल आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी अभी बची हुई है, यानी उसको 3 साल के अंदर आपने बनवाया हुआ है, तो वह आपका डॉक्यूमेंट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह अगर हम लोग आय प्रमाण पत्र की बात करें तो वह 1 अगस्त 2018 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। अगर इसके पहले का आय प्रमाण पत्र है तो वह आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कोशिश करिएगा हमेशा कि जो आय प्रमाण पत्र हो यानी इनकम सर्टिफिकेट वह एकदम लेटेस्ट रहे तो सबसे अच्छा होता है। तो लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट बनवा कर ही जाइएगा। वैसे अगर 1 अगस्त 2018 के बाद का है तो भी वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें अनुसूचित जाति और जनजाति के केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शून्य फीस पर प्रवेश अनुमन्य है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रुपए या उससे कम है। यानी अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट में जो आपकी फैमिली इनकम है वो 2 लाख रुपए या उससे कम है तो आपका जो एडमिशन है वो शून्य फीस यानी बिना फीस के भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यह उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जो SC या ST कैटेगरी के हैं। इसी तरह अगर बात करें OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, तो OBC कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह 1 अगस्त 2018 के पूर्व का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होगा तो चलेगा। इसी तरह EWS कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं उनका जो EWS सर्टिफिकेट है वह लेटेस्ट होना चाहिए। आप लोग को पता होगा कि EWS सर्टिफिकेट जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट होते हैं, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, उनको 10% का आरक्षण मिलता है और यह जो सर्टिफिकेट है यह हर साल नया बनाया जाता है। तो यह आपका पास अगर सर्टिफिकेट है तो यह एकदम करेंट होना चाहिए, जो कि 2021-22 सत्र का ही होना चाहिए और ये इसे जो है नया डॉक्यूमेंट लेकर ही आप जाइएगा। अगर कोई विवाहित जो है महिला है जिनकी शादी हो चुकी है और वह आरक्षित कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो पिता के जाति के अनुसार होना चाहिए और इनकम और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो पति के नाम पर प्रस्तुत करना होगा। यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पिता के नाम पर और इनकम और डोमिसाइल सर्टिफिकेट पति के नाम पर होना चाहिए। 8वें पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, तो
प्रवेश श्रेणीवार मेरिट के आधार पर ही लिया जाएगा। भौतिक काउंसलिंग हेतु निर्धारित सीट से 2 गुने अभ्यर्थियों को मैसेज भेजा गया है, और जिन्हें मैसेज नहीं भेजा गया है वो भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे। उनका अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है तो उन्हें भी जो है डेट जो बताया गया है उस डेट पर काउंसलिंग के लिए पहुंच जाएं। कल 21 तारीख है और कल से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया है वो फिर से शुरू हो रही है। तो आप लोग अपना डेट चेक कर लीजिएगा, उस पर मैंने सेपरेट वीडियो पहले ही बना दिया है, आप लोग वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। वह लिस्ट आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। मैं एक बार आपको फिर से वो लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। तो आप देखिए यह है वो लिस्ट जो 18 तारीख को जारी हुआ था, और इसमें यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जैसे ये सारे कोर्सेज़ के जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो 21 अक्टूबर यानी कल से है। इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग जो डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है, और कौन से कैंडिडेट को कब जाना है यह भी मेंशन किया गया है। जैसे अगर यहाँ पे बात करें कि एमए पॉलिटिकल साइंस और ये सब सोशियोलॉजी वाले जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो 23 तारीख को जाएंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वह लोग 24 तारीख को जाएंगे। तो यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया है, आप लोग इसमें देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ आपका कोर्स कौन सा है, और उस हिसाब से आपको उस डेट पर पहुँचना है जिस डेट पर आपको बुलाया गया है। तो वीडियो पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं उस लिस्ट को। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं अब। तो आगे अगर हम लोग देखा जाए तो जो इसमें लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में क्लेम किए गए भारांक तथा आरक्षण से संबंधित भौतिक प्रमाण पत्रों में विसंगति पाए जाने की स्थिति में उक्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है और जो आप डॉक्यूमेंट वहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए लगा रहे हैं, अगर उसमें किसी तरह का कोई डिफरेंस पाया जाता है तो आपको जो है लाभ नहीं दिया जाएगा। और जैसे आपने मान लीजिए भारांक या आरक्षण संबंधी कोई डॉक्यूमेंट लगाया है और उसमें आपका कोई मिसमैच कर रहा है, तो आपको जो क्लेम मिला है आरक्षण का या जो वेटेज मिला है वो वेटेज आपसे वापस ले लिया जाएगा, वो वेटेज ख़त्म कर दिया जाएगा। तो हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता है। चलिए 10वां पॉइंट हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है भौतिक काउंसलिंग के पश्चात चयनित अभ्यर्थी जिनका प्रवेश होगा उन्हें फीस जमा करने हेतु मैसेज भेजा जाएगा। तदुपरांत अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। अब देखिए ये बात कर रहा है जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद की प्रक्रिया। तो अगर मान लीजिए आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया और आपका सिलेक्शन हो गया, एडमिशन के लिए आपको चयन कर लिया गया है, तो आपको एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होने के 3 दिन के अंदर आपको जो है अपना जो फीस है वो पेमेंट करना है, और फीस पेमेंट करने के लिए आपको वेबसाइट पर लिंक मिल जाएगा। मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ आपको। तो आप देखिए यहाँ पर जो है आपको फ़ीस पेमेंट के लिए लिंक मिल जाएगा। जब आपको मैसेज आ जाएगा या मैसेज नहीं भी आता है तो जब आप समय समय पर यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर चेक कर लीजिएगा कि आपको फ़ीस पेमेंट के लिए कोई जो है मैसेज आया है या नहीं। जैसे ही इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे, तो अगर आपका एडमिशन जो है आपका एडमिशन के लिए जो मैसेज आ चुका है और आपका फ़ीस पेमेंट का जो फ़ीस पेमेंट का लिंक अगर एक्टिवेट होगा तो इस पर क्लिक करते ही आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा और वहाँ से आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए एक कैंडिडेट हैं, जैसे देखिए इनका जैसे ही डाला जा रहा है तो यहाँ पर लिख रहा है कि एरर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फीस पेमेंट, क्योंकि अभी इनका काउंसलिंग नहीं हुआ है। तो जैसे ही काउंसलिंग हो जाएगा और इनका अगर एडमिशन हो जाएगा तो यह डिटेल डालते ही यहाँ पर जो फीस पेमेंट के लिए गेटवे खुल जाएगा और वहाँ से वह आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे की प्रक्रिया हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों से यह भी अनुरोध है कि लगातार वेबसाइट का अवलोकन करते रहें ताकि यदि किसी तकनीकी कारणवश मैसेज न पहुंच पाए तो फीस जमा करने में बाधा ना आए। जैसा मैंने बताया कि एडमिशन के बाद 3 दिन आपको फ़ीस पेमेंट के लिए मिलेगा
और इन 3 दिनों में आपको फ़ीस पेमेंट कर देना है। अगर मैसेज आता है तो भी ठीक है, मैसेज नहीं आता है तो भी आप अभी जहाँ मैंने बताया वहाँ पर आप क्लिक करके अपना डिटेल डालकर पेमेंट गेटवे का अगर ऑप्शन खुलेगा तो वहाँ से अपना फ़ीस पेमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपका एडमिशन हो जाए और एडमिशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है कि निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न कर पाने की स्थिति में अभ्यर्थी का सीट उसके नीचे के मेरिट के अर्ह अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा। इसलिए अगर मान लीजिए कि आपका एडमिशन हो गया और आपने अपना फ़ीस पेमेंट नहीं किया, तो आपके जो नीचे के मेरिट के स्टूडेंट होंगे उनको जो है आपका सीट दे दिया जाएगा और आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप जो है टाइम से अपना फ़ीस पेमेंट कर दें। चलिए अगला जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि शुल्क जमा करने के पश्चात प्रवेशार्थी प्रवेश शुल्क रसीद के साथ अपने प्रवेश अनुमति पत्र की 2 प्रति प्रिंट करेंगे। साथ ही कुलानुशासक प्रपत्र संबंधी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर उसे भी प्रिंट कर लेंगे। अब यह कुलानुशासक प्रपत्र जो है इसमें आपको वही मिलेगा जैसे कि एंटी रैगिंग एफिडेविट जो होता है वह आपको ऑनलाइन पे भरना पड़ेगा और भरने के बाद उसका भी प्रिंट आउट ले जाना होगा। और जो आपको फ़ीस पेमेंट करेंगे उस फ़ीस रसीद मिलेगा उसको भी आपको प्रिंट आउट करा लेना है। और जो प्रवेश अनुमति यानी जो फ़ीस पेमेंट करने के बाद जो आपको एडमिशन लेटर मिलेगा उस एडमिशन लेटर को भी प्रिंट करा लेना है और उसकी 2 प्रति प्रिंट कर लेंगे। ठीक है। और जो आपका ये डॉक्यूमेंट है एंटी रैगिंग एफिडेविट वगैरह उसको भी ऑनलाइन भर लीजिएगा और उसको भी प्रिंट ले लीजिएगा। और इन सब प्रिंट को कराने के बाद क्या करना है आपको, तो देखिए 13 पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रवेश अनुमति पत्र की विश्वविद्यालय प्रति, मूल प्रमाण पत्रों की 2 प्रति के साथ संबंधित संकाय विभाग संस्थान में तथा कुलानुशासक प्रपत्र का आवेदन पत्र कुलानुशासक कार्यालय में अवश्य जमा करेंगे, अन्यथा प्रवेश मान्य नहीं होगा। यानी जब आपने फ़ीस पेमेंट कर लिया, फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको कॉलेज भी अलॉट हो गया, तो कॉलेज अलॉटमेंट की आपको लेटर मिलेगा, उस लेटर को डाउनलोड कर लीजिएगा। फ़ीस पेमेंट करने का जो रिसिप्ट होगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो आपका एंटी रैगिंग एफिडेविट वगैरह है जो ऑनलाइन भरा जाएगा उसको भी भर कर उसका भी प्रिंट आउट ले लीजिएगा और सबकी 2 प्रति करा लीजिएगा। सबकी 2 प्रति यानी 2 कॉपी कराइएगा। और अपने मूल प्रमाण पत्रों की जो मूल प्रमाण पत्र यानी 10th 12th और ग्रेजुएशन और जितने भी आपने जो वेटेज वगैरह वाले डॉक्यूमेंट लगाए हैं उन सब की 2 प्रति करा के 2 सेट बना लीजिएगा। एक सेट आपको जो है जमा करना है आप अपने विभाग में जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन होगा। जैसे बीए है तो आर्ट्स डिपार्टमेंट है और कॉमर्स बीकॉम होगा तो कॉमर्स डिपार्टमेंट होगा। इसी तरह अपने डिपार्टमेंट में 1 प्रति जमा करना है और दूसरा प्रति आपको जो है कुलानुशासक कार्यालय जो कि प्रशासनिक भवन में है वहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आपने ये जमा नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 14वां पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रवेश के बाद यदि किसी भी स्तर पर मूल प्रमाण पत्रों में कोई विसंगति पाई जाती है तो अभ्यर्थी का जो प्रवेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा और फीस भी जब्त कर लिया जाएगा। यानी कि अगर आपके जो मूल प्रमाण पत्र वगैरह हैं अगर वो सही नहीं हुए एडमिशन के बाद फ़ीस जमा करने के बाद तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका फ़ीस भी जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि यह जो है बहुत रेयरेस्ट ऐसा होता है, ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि जब आपका काउंसलिंग हो रहा है तो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही, तो उसमें गलती की कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती। इसके अलावा 15वां पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रवेश अनुमति के साथ स्नातक के प्रवेशार्थी टीसी तथा स्नातकोत्तर के अभ्यर्थी माइग्रेशन प्रमाण पत्र एवं एंटी रैगिंग एफिडेविट संबंधित संकाय विभाग संस्थान में जमा करेंगे। और जो टीसी वगैरह है इसको जमा करने का डेट मिलता है आपको। टीसी और जो माइग्रेशन उन विद्यार्थियों के लिए जो दूसरे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने पूर्वांचल से या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और टीसी सर्टिफिकेट उन विद्यार्थियों के लिए जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ही स्टूडेंट हैं लेकिन किसी दूसरे कॉलेज से पढ़ रहे थे, किसी दूसरे स्कूल से पढ़ रहे थे, अब वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कैंपस में या गंगापुर कैंपस में या एनटीपीसी कैंपस में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो टीसी उन लोगों को
जो है लगाना पड़ेगा, और एंटी रैगिंग एफिडेविट भी आपको लगाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद आपको ये सब डॉक्यूमेंट जमा करना है, और ये सब डॉक्यूमेंट वहीं आपके कार्यालय में जमा होगा। तो आइए एक बार शॉर्ट में भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। तो देखिए, यही जो है आपके सामने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की एक पूरी लिस्ट मैंने लगा दी है, ताकि एक बार में आप सभी चीज़ें समझ जाएं। जैसे देखिए, यहाँ पर सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको हाई स्कूल का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, इसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोनों लेकर जाना है। साथ ही साथ इंटर का जो मार्कशीट है और उसका सर्टिफिकेट, यह भी आपको लेकर जाना है। और देखिए, तीसरा जो डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यह केवल उन्हीं कैंडिडेट को लगाना है जिनका जो पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा। जो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनके पास ये होगा ही नहीं। उनको बस यही 2 डॉक्यूमेंट है लगाना है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, यह भी लगाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जनरली उन कैंडिडेट को ज़रूरत पड़ता है जो उत्तर प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट हैं। टीसी और कैरेक्टर जैसा मैंने बताया, लेकिन यह अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यह एडमिशन, जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको यह डॉक्यूमेंट लगाना है, टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह। और इसके साथ ही साथ आपको अपना जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेकर जाना है, और मिनिमम 4 फ़ोटो, कम से कम 4 फ़ोटो लेकर जाइएगा। मान लीजिए वहाँ अगर फ़ोटो की ज़रूरत पड़ी तो आपके पास फ़ोटो अवेलेबल होना चाहिए। तो यह जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर जाना है। तो आई होप मैंने इस वीडियो में आपके सारे जितने भी समस्याएं हैं एडमिशन को लेकर उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया है। इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें छूट गई हों या कोई चीज़ें मैंने नहीं बता पाया हो, तो आप जो है कमेंट में उसको लिख दीजिएगा। और अगर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो वीडियो मेरा देख रहा है और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह प्रोसीजर हो चुका है, तो वह अपने जो एक्सपीरियंस है उसे भी कमेंट में लिखे, ताकि और लोग जो काउंसलिंग के लिए, फिजिकल काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को हेल्प मिल सके और उनको कोई असुविधा न हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।